माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वेलकम करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले आप सभी को विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये न्यू ईयर आप सभी के लिए हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ ईश्वर से कि आप सभी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सफलता इस 2021 में आपको जरूर मिले। क्लियर? तो चलिए आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ खास होने वाला है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें स्टार्ट करना था, है ना, जिसमें कि हमने बेसिक्स देखा था। अभी क्या क्या देखा था? बेसिक्स देखा था। बेसिक्स में हमने देखा आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड क्या है, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। क्लियर? चलिए आज हम देखने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या कहें कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने से पहले, ऑर्गेनिक का नाम जैसे ही आता है ना, आजकल ऑर्गेनिक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ना एकदम आर्टिफिशियल चीजें यूज कर करके थोड़ा सा थक चुके हैं, है ना। समझिएगा कि ऑर्गेनिक 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 लाइक कैसे लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक, है ना, खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक, खाद डालना है तो ऑर्गेनिक, हर एक जगह लोग आजकल ऑर्गेनिक यूज करते हैं। तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कुछ नेचुरल, समथिंग देसी, है ना। यदि चीजें देसी हैं, नेचुरल हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी ऑर्गेनिक कहलाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब भी हो जाएगा यानी कि कुछ नेचुरल एलिमेंट से बना है। और वो नेचुरल एलिमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो होगा कार्बन। यानी कि कार्बन से बनने वाले यौगिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना ही नहीं कहेंगे कि कार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन से, कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमने पढ़ा भी कोवैलेंट बॉन्ड में। क्लियर? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना के इन तीनों के साथ जो भी यौगिक बनाता है उनकी हम जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका कार्बनिक यौगिक का स्टडी। क्लियर? यानी कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक हैं जो नेचुरल हैं। नेचुरल का, अब आप कहोगे मैम नेचुरल और कार्बन, तो यस, कार्बन नेचुरल है, कार्बन हर एक जगह पर विद्यमान है। कार्बन हमारी बॉडी पर है, हमारे एटमॉस्फेयर है, हर एक जगह कार्बन विद्यमान है ना। कार्बन, अब आप कहोगे बॉडी में कैसे है मैम? तो बॉडी में हमारे जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो पाए जाते हैं तो इनमें भी कंटेंट कार्बन का होता है। यानी कि कार्बन हर एक जगह पर पाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल एलिमेंट कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक का मतलब है जो यौगिक कार्बन से बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एनी ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, है ना। यानी कि जो केमिकल कंपाउंड है, आपके रासायनिक यौगिक हैं, उन्हीं का पार्ट है क्या? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि वन और मोर कार्बन एटम्स, यानी कि एक या एक से अधिक कार्बन एटम क्या होते हैं? कोवैलेंटली बाउंडेड होते हैं। किसके साथ? आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। यानी कि हम कहेंगे कार्बन ही बस स्टडी में नहीं है कार्बनिक यौगिक के। क्लियर? कार्बन के साथ तीन जो यौगिक हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों के साथ आपका जो कार्बन है वो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कार्बन जिन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है उन्हीं के साथ स्टडी जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं? आपके कार्बनिक यौगिक में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? क्लियर हुआ? कार्बन और उसके साथ ये तीन एलिमेंट। क्लियर? तो हम कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक या रासायनिक यौगिकों का एक बड़ा वर्ग है, सीरियसली बहुत बड़ा वर्ग है। यानी बहुत एरिया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी बड़ी है ना, और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है आपका क्या? कार्बन सिर्फ। तो वही कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक जो है आपका रासायनिक यौगिकों का एक बड़ा वर्ग है, जिसमें एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु जो है, एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु सहसंयोजी रूप से अन्य तत्वों के परमाणुओं से बंधे होते हैं। और वो जो बंधे होते हैं वो किस तरीके से? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है? आपने देखा सबसे ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक है, लेकिन उससे उसके बाद तो कोवैलेंट बॉन्ड आता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। आपका जो कार्बन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक क्या है ये हमने देख लिया। क्लियर? इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन हमें समझना तो चाहिए कि हम देसी चीज पढ़ रहे हैं, इट मींस वो इजी होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं समझोगे, एक होता है ना दिमाग में, नहीं ऑर्गेनिक मींस टफ टफ टफ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेजर पार्ट है वो है हमारा कार्बन, है ना। सबसे ज्यादा मेजर पार्ट यानी सबसे ज्यादा उसमें भूमिका जो निभा रहा है वो है आपका कार्बन। अब ये कार्बन जो है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना जान लो कि जो कार्बन है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, परमाणु भार कितना होता है, 12, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है, 6, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जब आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। परमाणु क्रमांक परमाणु भार के साथ जानने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है समझिए, यानी कि मैं कहूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैं कहूंगी कि इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपने कहा मैम वो कैसे बनाया, भाई हमको भी पता है कि जो आपका s ब्लॉक है और p ब्लॉक है, d ब्लॉक है एंड f ब्लॉक है। क्लियर है ना? तो इसको याद कैसे रखोगे, s पीडीएफ तो भाई कॉमन वर्ड है, आज के टाइम पे पीडीएफ सभी यूज करते हैं। तो जो पीडीएफ नाम है ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, सबको पता है, तो आप एस पीडीएफ याद रखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे याद रखोगे, 2, 6, 10, 14। क्लियर? तो ऐसे याद रखो और ऐसे याद रखो, आपको इजिली याद रहेगा। क्लियर? यानी एस ब्लॉक में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम, पी ब्लॉक पे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने 10 और एफ में 14। अब होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हमने एस में 2 भरे, देन 2 भरे। अब पी में होने तो चाहिए 6, लेकिन हुआ कितना इसका 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, पी में भी 2 भर दिए। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि कार्बन की किन प्रॉपर्टीज की वजह से सबसे ज्यादा कार्बन यूज किया जाता है। भाई ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में से कार्बन को उठाया गया है, और पूरा कार्बन की स्टडी से ही आपका क्या बना हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आइए देखते हैं कि कार्बन की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला जो कह रहा है, सबसे पहला वो क्या है, कैटिनेशन पावर, यानी कि श्रृंखलन गुण। कैटिनेशन पावर का मतलब है कि कार्बन जो है चेन बनाने की प्रॉपर्टी दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, कैटिनेशन पावर, जैसे सपोज करो आप एग्जांपल ले लो एथेन का, C2H6। क्लियर? अपन क्या ले लेते हैं, इथेन ले लेते हैं। अब इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब आप देखिएगा C2H6 का मतलब है कि 2 कार्बन है ना, आपने 2 कार्बन बना दिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप देखो कि जो आपका कार्बन है वो किस तरीके से बना, यहाँ पर एक चेन के फॉर्म में दिख रहा है। अभी मैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे करती जाऊंगी, और ये चेन क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा कि कार्बन के अंदर चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? यानी कि चेन बनाने का गुण होता है जिसको हम कहते हैं श्रृंखलन गुण या कैटिनेशन पावर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, कार्बन यूज किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैटिनेशन पावर एक अहम भूमिका निभाता है कार्बन के इतने सारे यूजेस में। क्लियर? तो कैटिनेशन पावर क्या है, क्लियर हुआ। कार्बन में एक गुण होता है चेन बनाने का, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन पावर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये तो हमने देखा था कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। अब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक बात बताइएगा मुझे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो एटॉमिक नंबर जब 6 होता है तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि कार्बन की बाहरी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, आगे अपन ध्यान से देखते हैं, कार्बन की बाहरी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो दो चीजें हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, ध्यान देना। दो चीजें हो सकती हैं कि कार्बन इस 4 को या कि 8 कर ले या कि 0 कर दे। क्यों मैम? क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि यदि बाहरी कक्षा में 0, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो एटम आपका क्या है, स्टेबल है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यदि बाहरी कक्षा में 0, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल है। लेकिन यदि इस तरह के आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। अभी क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहरी कक्षा में स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। अब इस 4 को वो 0 भी कर सकता है और 8 भी कर सकता है। क्लियर? वो 4 को और ले किसी से 8 कर ले तो भी स्टेबल हो जाएगा, या 4 को दान कर दे, डोनर बन जाए तो भी स्टेबल हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों ही काम क्यों नहीं करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परमाणु त्रिज्या होता है एक कंसेप्ट, एटॉमिक रेडियस, है ना। परमाणु त्रिज्या क्या होती है मैम? परमाणु त्रिज्या का मतलब है कि समझो यदि ये कोई आपका एटम है और उसके, जैसे सपोज करो ये एटम है और ये उसकी कक्षाएं हैं, ठीक। मैंने ये 3 कक्षाएं बनाई, है ना। सपोज करो 3 कक्षा है, तो मेरा कहने का मतलब है यदि इस 3 कक्षा में ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से लेकर के बाहरी कक्षा की जो दूरी होती है वही आपकी कहलाती है एटॉमिक रेडियस। यानी कि किसी पदार्थ के न्यूक्लियस से लेकर बाहरी कक्षा की दूरी, ये नहीं कि बस ये वाली कक्षा ले ली, नहीं, बाहरी कक्षा तक की जितनी भी दूरी है वो कहलाती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस समझ आया? अब कार्बन में क्या होता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो क्या बनेगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो कार्बन बनाएगा सिर्फ 2 ही कक्षा बनेगी, है ना। 2 बन रही है कि नहीं बन रही है? पहले वाले में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में हो गए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा यार कि इसकी एटॉमिक रेडियस तो काफी कम है कि नहीं? ये देखो सिर्फ इतनी है। अभी कक्षाएं बढ़ गई होती या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए होते या परमाणु क्रमांक बड़ा होता तो इसकी कक्षाएं भी बड़ी होती, है ना, इसकी एटॉमिक रेडियस भी बड़ी होती। तो अभी एक चीज समझ कर आई कि परमाणु त्रिज्या कार्बन की कम होती है ना, ड्यू टू द लेस एटॉमिक नंबर, है ना। अब इसकी परमाणु त्रिज्या है कम। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब परमाणु त्रिज्या कम होती है तो परमाणु त्रिज्या इतनी कम है और इस केंद्र से लेकर के यहां तक जो है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? पहली कंडीशन बनेगी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे। तो सपोज करते हैं पहली कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, ये बन गया डोनर। जैसे ही ये बना डोनर, तो एक बात बताइए मुझे, इसकी परमाणु त्रिज्या है कम होने की वजह से केंद्र से यहां पर जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होगी, है ना। इन दोनों के बीच में काफी एनर्जी होगी। इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, यानी कि ये डोनर नहीं बन पाता, ये इलेक्ट्रॉन्स का दान नहीं कर पाता। तो हम कहेंगे कि इसने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का दान क्यों नहीं किया? ड्यू टू द लेस एटॉमिक रेडियस, कम परमाणु त्रिज्या होने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते। क्लियर? पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन, ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले ले। सपोज करो कि 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। 4 पहले से थे, 1, 2, 3, 4 बना लिया। जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरियां कम हो गई और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन बहुत पास होंगे तो इनके बीच क्या लगेगा? इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सेम में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और अपोजिट में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो सेम हुआ यानी कि यहाँ पे लगने लगा प्रतिकर्षण बल, जिसकी वजह से भी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। यानी कि जैसे ये 4 लेता है तो भी ये स्टेबल नहीं होता है ना। तो अब क्या हुआ भाई? अब वो ना ले पा रहा है ना वो दे पा रहा है, तो क्या करेगा? एक ही ऑप्शन बचा साइंस में, क्या बचा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि साझा करेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है? तो आप आंसर दोगे ड्यू टू द लेस एटॉमिक रेडियस कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे पाया, ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन ले पाया, इसलिए उसने क्या किया? बनाया कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कहें सहसंयोजक बंध।
कार्बन को सबसे सही यही लगा स्टेबिलिटी पर्पस से कि वो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। अब वो चाहे हाइड्रोजन से करे, नाइट्रोजन से करे, ऑक्सीजन से करे, क्लियर। लेकिन वो क्या करता है, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका साझा कर लेता है। सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें है, कोवैलेंट बॉन्ड में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना के कार्बन स्ट्रॉन्ग हो गया है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन मैक्सिमम यूज किया जा रहा है। मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल भी वही हुआ कि ऑक्टेट रूल का मतलब है कि परमाणु क्रमांक होता है 6, तो जब 2 और 4 में हमने देखा तो ये जो चौथा है, यानी कि बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 ले करके यानी कि साझा करके क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो ये भी इसका हो गया। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन s में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड क्या है आपका p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कहेंगे कि बाहरी कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहोगे बच्चों बाहरी कक्षा में है इसके 4 इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या बताते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका बताते हैं वैलेंसी, या मैं कहूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताता है बाहरी कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, बाहरी कक्षा में है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, है ना। साथ ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करेगी, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ही तो फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से इसका वैलेंसी हो जाता है 4, है ना। यानी कि बाहरी कक्षा में है 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी हो जाएगा 4। तो ये चीजें हैं, कहना चाहिए ये 4 चीजें हैं कार्बन की यही 4 चीजें हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये 4 चीजें कार्बन को बहुत स्पेशल फील कराती हैं या बहुत स्पेशल बना दी हैं, ये 4 प्रॉपर्टी इसकी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है कैटिनेशन पावर, दूसरा है आपका कि कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। तीसरा है आपका कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सही है। चौथा है आपका इसका ऑक्टेट रूल पूरा कर लेता है। तो चारों ही चीजें बहुत उम्दा हैं, बहुत खास है इसकी कार्बन की, इसलिए कार्बन जो है बहुत खास है स्वयं में ही, है ना। इसलिए कार्बन बहुत स्पेशल है। तो चारों चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन कैसा बनेगा एग्जाम में, इस तरीके का बनेगा, किस में कैटिनेशन का गुण होता है, निम्न में से किस एलिमेंट में कैटिनेशन का गुण होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन में होता है। कार्बन के बाद किस में कैटिनेशन का गुण होता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन में होता है कैटिनेशन का गुण, ठीक है, सबसे ज्यादा, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कहो आपका कार्बन जो है वो कैटिनेशन पावर दिखाता है, उसके बाद सिलिकॉन दिखाता है, ठीक। 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट बनेगा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो आप कहोगे ड्यू टू लेस एटॉमिक रेडियस कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाना सही समझता है। थर्ड है उसको ऑक्टेट रूल, तो सभी को पता है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पूछेगा, वैलेंसी कितनी है तो कहोगे 4, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ लेता है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, तो आप बताओगे 2, या पूछेगा वैलेंसी कितनी है तो कहोगे 4। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या है। देखिए अभी हमने कार्बन का कुछ कार्बन की खासियत देखी, एक्चुअल में कार्बन इतना खास क्यों है जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिक कार्बन से भरा पड़ा है ना। तो हमने इसकी खासियत तो देख ली। अब हम देखेंगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या हैं। तो एलोट्रोप जानने से पहले एक दो चीजें हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, ये भी आप समझ लो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं। आइसोटोप, आइसोबार देखे रहोगे तो एलोट्रोप समझने में और मजा आएगा, है ना। अब देखिए 3 चीजें हैं, दिमाग में रखिएगा। पहला है आइसोटोप, दूसरा है आइसोबार, तीसरा है एलोट्रोप। तीनों को साथ में रख रही हूं क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, यानी कि क्वेश्चन बने आइसोटोप से तो आप तीनों को बाकायदा डिफरेंशिएट कर पाओ कि तीनों में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। ऐसा मत सोचो कि अरे यार ये तो आइसोटोप मैम ने वहां पढ़ाया था, आइसोबार वहां पढ़ाया था, और कार्बन में फिर जाकर के पढ़ा दिया था एलोट्रोप, अभी तो मतलब क्या ही होगा, है ना। ऐसा नहीं, तीनों यहां पर बता रही हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि आइसोटोप वे होते हैं जिनमें कि
परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार होता है अलग। यानी कि एक में होगा आइसोटोप में है समस्थानिक वे यौगिक हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार अलग होता है। क्लियर? यहां पर फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका आइसोबार, यानी कि संभारिक, जिसके की परमाणु भार समान होंगे किंतु परमाणु क्रमांक अलग होंगे। नेक्स्ट आता है एलोट्रोप, यानी कि कहें अपर रूप। अपर रूप को परमाणु क्रमांक परमाणु भार से कोई मतलब नहीं है। उसका कहना है एलोट्रोप का कि किसी एक ही यौगिक के जिसका परमाणु क्रमांक भार समान है, हर कुछ सेम, उससे उसको मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से। इट मींस एलोट्रोप का मतलब है जिनमें की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अब जैसे कार्बन के ही 3 अपर रूप हैं तो उन तीनों का तो भाई परमाणु क्रमांक परमाणु भार तो सेम ही कहलाएगा, लेकिन उनके क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। भाई डायमंड की अलग प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टी है, फिलरिंग की अलग प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो आइए देखते हैं कि आइसोटोप्स हैं क्या। आइसोटोप समझते हैं। आइसोटोप क्या है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि कहना चाहिए बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या वही कहें एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही कहलाता है एटॉमिक नंबर, है ना। यदि एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, और क्या है? डिफरेंट क्या है? आपका मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो वो कहलाता है एटॉमिक मास, है ना। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। यानी कि समस्थानिक क्या है या आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप ऐसे तत्व हैं जो कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है या परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है ना। परमाणु भार अलग अलग होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन का ही लिया गया है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सबको पता है, लेकिन कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। क्या क्या है आइसोटोप? कार्बन के 3 आइसोटोप हैं जिसमें कि एक का परमाणु भार 12 होता है, एक का होता है 13 और एक का होता है 14, यानी कि 3 परमाणु भार हैं। एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तीनों के एक है, लेकिन परमाणु भार यदि चेंज हो तो उनके नाम बदल जाते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी बदल जाती है ना। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो पहले में है परमाणु क्रमांक 1, दूसरे में भी परमाणु क्रमांक 1, तीसरे में भी परमाणु क्रमांक 1, लेकिन परमाणु भार तीनों के चेंज है। पहले का परमाणु भार 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। यानी कि परमाणु क्रमांक तो सेम थे लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं आइसोबार या समभारिक क्या है। तो जैसे समस्थानिक था, सेम उसका उल्टा संभारिक है। वहां पर परमाणु क्रमांक सेम था, यहां पर परमाणु क्रमांक अलग होगा। वहां पर परमाणु भार अलग था, यहां पर परमाणु भार समान हो जाएगा। तो द एटम्स हैविंग, ऐसे एटम जिनमें की सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। दोनों का एटॉमिक मास देखो आप है 14, यानी कि ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। क्वेश्चन पूछता है कि कई बार तो डेफिनेशन से बना देता है, कई बार एग्जाम्पल से बना देता है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आइसोबार है क्या। यानी कि वही चीज कह रहा है कि जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होंगे, यानी कि परमाणु भार तो समान होगा, लेकिन आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अलग अलग होगी। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और नाइट्रोजन का है 7, जो कि अलग अलग है, किंतु परमाणु भार दोनों का सेम है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबका परमाणु भार 40 है, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे कि सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। किंतु ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सल्फर का भी परमाणु क्रमांक 40, क्लोरीन का भी 40, ऑर्गन का भी 40, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का भी 40। तो संभारिक वे तत्व या यौगिक होते हैं जिनका की परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स या अपर रूप वे हैं। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है? द टर्म एलोट्रोप रिफर्स टू 1 और मोर फिजिकल फॉर्म्स, है ना। यानी कि जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी ही अलग अलग होगा। कह रहा है ना फिजिकल स्टेट, एलोट्रोप्स में शो डिफरेंसेस इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। यानी कि एलोट्रोप या अपर रूप वे हैं जिन
इनकी की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मैं कहूँ भौतिक संरचना डिफरेंट होती है, भौतिक संरचना डिफरेंट होती है, ठीक है। भौतिक संरचना डिफरेंट होती है जिनकी, वो कहलाते हैं कार्बन या किसी भी चीज के अपर रूप या कहेंगे एलोट्रॉप। तो हम कल पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप, और जो कि कितने होते हैं, कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, वो तीनों हम कल देखने वाले हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती हैं, है ना, एक्चुअल में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कल अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज बढ़िया से आप लोग न्यू ईयर मनाइए, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।